हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमनीश मिश्रा। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने कल जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे कवर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस मतलब अभी हम इंडियन पॉलिटी जो है कवर अप कर रहे हैं। इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स भी हम लोग कवर करेंगे। और इसका टॉपिक जैसा आप सभी को ऑलरेडी पता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका इसका हमारा आज का मतलब बेसिकली कह सकते हैं कोर्स का नेम है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और डिसलाइक आप करेंगे तो मुझे बताइए भी, ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और अच्छी लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और आप कहीं दूर रहते हैं या लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करेंगे उसके बेनिफिट्स मैं अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ और बहुत ही ब्रीफली मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अलावा अगर आप स्टडी IAS कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ इस चैनल के कूपन नेम को, जो कि हमारा कूपन कोड है, अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो हमने कल ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 कंटेन विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन रिगार्डिंग द इलेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले ना सीधे कुछ मत देखो, स्टेटमेंट तो पढ़ो मत, सबसे पहले इधर आके देख लो भाई करेक्ट पूछ रहा है ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद आप स्टेटमेंट दे जाओ। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कोर्स ये करता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल की वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अच्छा, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस। ठीक है, अब आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखो सबसे पहले ना एक मैं पॉलिटिकल इवेंट बताता हूँ, उसके हिसाब से आप लोग जज कर पाओगे। 2016-17 में यूपी इलेक्शन हुए थे। समाजवादी पार्टी थी, नाम नहीं, चलो छोड़ो। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में डिस्प्यूट हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ उनके चाचा शिवपाल यादव। ठीक है, तो जो डिस्प्यूट हुआ था, इसके बाद वो डिस्प्यूट इतना गहरा हो गया कि इलेक्शन सिंबल जो है उनका जो साइकिल है उस पर भी विवाद होने लग गया कि ये साइकिल जो है मतलब इसका मेन मतलब ये इलेक्शन कमीशन का ये जो सिंबल है किसके पास रहेगा। तो ये ना हाई कोर्ट गए ना सुप्रीम कोर्ट गए, ये सीधे गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अगर आपको ये केस याद होगा, जो लोग यूपी से आते हैं ना उनको अच्छे से पता होगा, इलेक्शन कमीशन के पास गया था। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो है फेवर में डिसीजन दिया था अखिलेश यादव के। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा MP जो उनके फेवर में थे। तो बाद में जो है अखिलेश यादव जो है प्रेसिडेंट भी बने थे समाजवादी पार्टी के। ठीक है, बट ये इतना पॉलिटिकल है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट आपको कुछ चीज़ें समझने के लिए जो लगी मुझे वो मैंने बता दी। बट ये नहीं है पूरा मतलब एकदम पॉलिटिकल सिस्टम लोगों का मतलब हर स्टेट का पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो इस हिसाब से ये भी मतलब हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन रूल्स ये सारी चीज़ें भी ऑफकोर्स करता ही है। इस हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए हमारा D। तो ऑप्शन D ही हमारा करेक्ट है। और ये Feb 2020 में टॉपिक जो है थोड़ा ट्रेंडिंग पे रहा था, पॉलिटी और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इन इंडिया, इसका टॉपिक रहा है। अच्छा, प्रोविज़न रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या होती है जो, चलो इसके बारे में आगे अभी बहुत जगह आएगा, वहीं पे समझाऊंगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अभी लास्ट क्वेश्चन में, इससे पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक मैंने बताया था ना कि रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने कि एक ट्रैकिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर भी जनरेट मतलब दिया हुआ है। इसमें मोबाइल नंबर ईमेल ID अगर आप डालोगे तो आपको लाइव ट्रैकिंग रियल टाइम ट्रैकिंग मिलेगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन यही करते हैं, तभी तो उन्होंने मतलब एक ट्रैकिंग सिस्टम जनरेट किया है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफकोर्स यही करते हैं। फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल टू द कैंडिडेट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, सबको नहीं, देखना ध्यान देना, सबको नहीं, सिर्फ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को। और डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस मैंने आपको ऐसे एग्जांपल के साथ बताया, शायद लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल
ऑफेंस, ठीक है। कुछ चीज़ें मतलब ऐसी हैं जिसे आप इलेक्शन में बोल नहीं सकते, वो सारी चीज़ें जो भी है वो ऑफेंस में आती हैं। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको वायलेट नहीं कर सकता कोई भी। है, चलो इसके बारे में भी बाद में डिटेल में। क्या आप लोग देखो रीडिंग मैंने, अच्छा आप लोगों को आज बोला था मैंने A4 साइज़ अपने साथ पेपर लेके बैठना, ठीक है। 2 एटलीस्ट रख लेना। मैं कुछ आर्टिकल्स जो मुझे लगेगा या फिर कुछ भी लगेगा मैं बोलूँगा उसको पढ़ने के लिए। इसके अलावा आई होप आप NCERT की रीडिंग कर रहे होगे। हमारा बाइबल लक्ष्मीकांत की बुक भी आप पढ़ रहे होगे एटलीस्ट 5 से 6 बार, जब तक कि आपका फाइनल एग्ज़ाम प्रीलिम्स आ ना जाए तब तक हो जाना चाहिए। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इतना टाइम नहीं होगा कि आप बेसिक चीज़ें फिर से पढ़ पाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करना, बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर इसमें से क्या मतलब क्या चीज़ें होती हैं जिससे वोटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है या वोटिंग बिहेवियर जो है डिटरमाइन होता है, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है। तो अभी हम देखते हैं इसमें रिलीजन। कोई भी ना देखो, रिलीजन के बेस पे भी वोटिंग बिहेवियर जो है मतलब डिटरमाइन तो होता ही है। लैंग्वेज, रीज़न, मनी, मेरे हिसाब से ये चारों चीज़ें होती हैं। अच्छा, सबसे पहले ना नीचे आ जाया करना हमेशा, देखना करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है। करेक्ट पूछ रहा है ना तो चारों पे टिक कर दो। ये चारों चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए इससे एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। बट ऐसे इसमें कुछ है नहीं जो मतलब बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए वोटिंग बिहेवियर में क्या क्या इन्फ्लुएंस मतलब चीज़ें होती हैं। तो मेरे हिसाब से ना इसको मैं लिख देता हूँ ना, स्क्रीन को पॉज करो। सेल्फ रीडिंग इज रिक्वायर्ड, ये वर्डन मैं आपको जानबूझ के दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें सिंपल एक रीडिंग है, इन्फ्लुएंस कैसा होता है, वोटिंग बिहेवियर कैसे चेंज होता है, ठीक है भाई। लैंग्वेज की वजह से भी होता है, रिलीजन की वजह से होता है, किसी को पैसे दे के भी आप वोट खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मेरे हिसाब से आप एक बार ना, मैं सेल्फ रीडिंग रिक्वायर्ड इसमें भी लिखूँगा। ऐसा जिसमें ऐसा कुछ है नहीं कुछ नया एक्सप्लेन करने लायक, इसलिए मैंने सेल्फ रीडिंग रिक्वायर्ड ऑलरेडी लिख दिया है। सेम टॉपिक है, सेम सब टॉपिक है। फरवरी 2020 में ये भी ट्रेंडिंग पे रहा था। इसके अलावा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज कमीशन आर रिकमेंडेड फॉर द पार्शियल कंप्लीट स्टेट फंडिंग इन इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। कौन सी कमेटी ने ऐसा बोला था। और इसके बाद ना सीधे जैसे ऐसे क्वेश्चन आए ना, सीधे सीधे आप ना एकदम नीचे आ जाया करो और देखा करो कि ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। उसको मतलब एक बार ना मतलब देख लिया करो आप लोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कमेटी का नाम बोल रहा है इंद्रजीत कमेटी, ठीक है। इंद्रजीत कमेटी है ऑलरेडी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई कमेटी तो ऐसा है नहीं। जहाँ जहाँ 1 है आई थिंक हम उसको निगलेक्ट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से अगर हम चलेंगे तो हमारे क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2001, ठीक है। ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, वो ऑलरेडी बोल रहा है तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हो सकता है। आइए पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। जो हमारा इसमें निगलेक्टिंग स्टेटमेंट था हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे उसके हिसाब से किया, तो हमारा ऑप्शन बी आ रहा है। तो चलो देखते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। बी है इसका आंसर, ठीक है। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन means that government give funds to the political parties or candidate for contesting election. Its main purpose to make it unnecessary for contestants to take money from powerful money interests so that they remain clean. जो कि आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। For this happen, state funding needs to be accompanied by the strict accounting and transparency. In some countries, state funding is extended to meeting some specific form of spending by political parties, not confined to
इलेक्शनरिंग अलोन, ठीक है। कंट्रीज कीप चेंजिंग लॉ रिलेटेड टू स्टेट फंडिंग डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड फाइनेंसिस कंडीशन। अच्छा, कई बार चलो एक बार फंडामेंटल राइट से एक चीज़ देखते हैं। आपका जैसे एक गारंटेड राइट है ना, स्टेट आपको ना मतलब प्रॉपर चैनल देगा जस्टिस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी भी क्राइम या कुछ भी मतलब केसेस के लिए आप कन्विक्ट हुए, तो स्टेट अगर आपके पास वकील नहीं है तो स्टेट की गारंटीड मतलब स्टेट आपको मतलब एडवोकेट देगा, लेकिन एक स्टार लग जाता है इधर छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन। क्या स्टेट के पास अगर कैपेसिटी है तो वो देगा, वरना नहीं देगा। लेकिन क्रिमिनल केसेस में तो खैर बाउंडिंग है उसके पास, उसको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी इनिशियल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हुआ था तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तब हमारे पास फंडिंग नहीं थी, तो उस टाइम ना ये चीज़ नहीं थी, सबको नहीं मिल रहा था। आज के टाइम पे जिसको भी ज़रूरत है उसको मिलेगा। अगर उसकी पर्सनल कैपेसिटी है पे करने की एडवोकेट पे, तो वो एडवोकेट हायर करेगा, अदरवाइज स्टेट उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड फाइनेंस कंडीशन, ठीक है। पैसे होंगे तो देंगे, नहीं होंगे तो कहाँ से दे देंगे। सम मेजर रिपोर्ट्स ऑन द स्टेट फंडिंग इंक्लूड्स दोज गिव द इंद्रजीत गुप्ता ऑन स्टेट फंड ऑफ इलेक्शन 1998, लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ इलेक्शन लॉ 1999, ठीक है, ईयर की बात हो रही है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2001 एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये 2008 में हुआ था, ना कि 2001 जो कि हम लोगों ने। एक्सेप्ट फॉर द 2001 रिपोर्ट, all other recommended partial state funding only give the economic situation of the country. The 1998 report said that the state funds should be given only to registered national and state parties, that it should be given in kind only, ठीक है। The 1999 report 1999 report concurred with this, but also recommend first putting a strong regulatory framework in place, including internal election accounting procedure, etc. The 2001 report said that first a regulatory framework need to be established before thinking about state funding, ठीक है। Election Commission has informed recently the government that it is not in favor of state funding of election. The Commission is the view that if it would not be able to prohibit check candidate expenditure over and above the state's provision. तो आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई पावर है नहीं है सच अभी, ठीक है। ये आपका टॉपिक है। मार्च 2020 में ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग पे रहा था, इसलिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी उठा लिया था वहाँ से। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। With reference to anti-defection law, in which of the given below situation disqualification is attracted under the law, ठीक है। Voluntary giving up membership of a party, ठीक है। वॉलंटरी किसी मतलब अपने मतलब मेंबरशिप को मतलब विड्रॉ कर लो, होता है ऐसा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, ठीक है। इसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, ज्वाइन तो कर लेते हो लेकिन 6 महीने के बाद अगर आप छोड़ोगे ना एंटी डिफेक्शन में आ जाएगा, तो इनडायरेक्टली तो ये भी होता ही है। नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, ज्वाइन अ पार्टी 6 मंथ आफ्टर ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। मैंने बोला ना 6 महीने के बाद करोगे तो भाई एंटी डिफेक्शन लॉ तो लगेगा ही लगेगा। द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है, 1 2 3। अच्छा ये पीपीटी दो बार आ गया 10। अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, चलो मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ये बाई मिस्टेकन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है नहीं। तो ये आपका मार्च 2020 जो है काफ़ी ट्रेंडिंग पे रहा है।
और मैं आपको समझा देता हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है। जैसे आप इलेक्शन लड़े, ठीक है, कोई दूसरी पार्टी है, उसको 2 सीट कम पड़ रही है, 2 इंडिपेंडेंट से उसने जो है सपोर्ट ले लिया और मेजोरिटी प्रूव हो जाएगी, फिर वो गवर्नमेंट बना लेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी करें, 6 महीने के अंदर अंदर आप चाहो तो अपनी पार्टी से मतलब उनका सपोर्ट वापस ले सकते हैं वहाँ से, बट 6 महीने के बाद आप ऐसा करोगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा आपके ऊपर, ठीक है, दर बदल कानून, ठीक है। इसके बाद आपकी 2 सीट को डिलीट करके बाकी सीटों में से फिर मेजोरिटी प्रूव करनी होती है जो भी उस टाइम की गवर्नमेंट होगी, तो वो तो उसके लिए आसान होता है। 6 महीने से पहले आप अगर अपना विड्रॉ करोगे तो सरकार गिर जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अब। विच कमेटी सजेस्टेड द एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ स्प्लिट, ठीक है। केलकर कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, एसके माझी कमेटी, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, दिनेश गोस्वामी कमेटी है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड इट्स स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिमूव अ मणिपुर मिनिस्टर, ठीक है। द दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म, द लॉ कमीशन इन इट्स रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉज, ठीक है, एंड द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, NCRWC, all recommended the deletion of 10th schedule provision regarding exemption from disqualification in case of split, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, ये भी मार्च 2020 का ट्रेंडिंग टॉपिक है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विद रेस्पेक्ट टू कॉन्फिडेंस मोशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट। अच्छा देखो आ गया इनकरेक्ट, आप क्या करोगे यहाँ पे करेक्ट वाला एकदम चूज करोगे कि भाई ये करेक्ट है, ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है, और सारा आंसर जो है गलत कर दोगे, ठीक है। इट कैन बी मूव्ड बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा में कभी भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, केवल लोकसभा में होती है। इट मूव अगेंस्ट अ पार्टिकुलर पर्सन और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी डिसीजन के लिए, किसी भी जुडिशियल मतलब किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए। इट नीड्स सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 100 मेंबर इन बोथ हाउसेस, 50 मेंबर, और ये लोकसभा में होता है, आपको पहले बता दिया। यूजिंग द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। आप करेक्ट आंसर बताना है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट मेरे हिसाब से रॉन्ग है, तो हम जाएंगे 1 2 3 की तरफ, ठीक है। कंटेक्स्ट देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट गिव तमिलनाडु स्पीकर a week's time to inform when he will take cognizance of the disqualification petition filed under anti-defection law, ठीक है। explanation confidence motion, it can move only in Lok Sabha or state assembly in state, ठीक है। it is moved against the entire council of minister, क्योंकि collective responsibility होती है सबकी। it needs support at least of 50 members when it introduced in Lok Sabha। अच्छा अब देखो मेन काम की चीज़, आर्टिकल्स पढ़ने हैं आपको 324 से लेके 329 तक, ठीक है। फेब 2020 का ये ट्रेंडिंग टॉपिक था, और ये मेरे हिसाब से ना मेंस में भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को इन्फ्लुएंस करेगा, तो थोड़े अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मेंस के लिए स्टार मार्क है। Recently anti-defection law seen in news, what is the main intent to use such words, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो है न्यूज़ में ऐसा देखा गया है, तो क्या ज़रूरत है इन सब मतलब चीज़ों को वर्ड्स मतलब क्या मतलब डिनोट करना चाहते हैं इससे। टू इंश्योर बेटर स्टेटस ऑफ ऑन एनी रिफॉर्म, करेक्ट है। टू इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ बिल, करेक्ट है। टू अफोर्ड द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी,
एकदम करेक्ट है। कॉम्बैट द एविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन, हाँ वही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, इसमें भी ऐसा ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बट ठीक है एक बार रीडिंग आउट, मतलब एक बार रीडिंग कर लेते हैं। फैब 2020 का था ये भी टॉपिक, तो मेरे हिसाब से वैसे इसमें भी ना आप पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। स्क्रीन को पॉज करके सेल्फ रीडिंग इज रिक्वायर्ड, ये आपको सिर्फ मेंस में ना आंसर राइटिंग के काम आएगा। प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक इस टाइप का कुछ पूछेगा नहीं वो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज पावर, ठीक है, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि मतलब अब इसके बाद सीधे आप ना नीचे आ जाओ। अब इसमें देखो कि ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे या इनकरेक्ट पूछ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे ये करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज नहीं कराता है, म्यूनसिपलिटीज़ का भी नहीं कराता है। इस हिसाब से ये करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड टू पोस्टपोन इलेक्शन टू राज्यसभा, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन and control of election to the parliament, state legislature, office of president of India and office of vice president of India shall be vested in election commission of India. For election to panchayat and municipalities in the state, the constitution provide for a separate election state election commission under article 243 सब clause K, ये सब सेक्शन उसका 243 के। ये आपका, और मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है ये आर्टिकल 324 से लेके 329 और एक आर्टिकल और ऐड कर देंगे 243 के, ये भी पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट about the none of the above? Nota. Option in Indian election process. India is the first country to have such a negative option in the electoral process. नहीं 14th है. It will not provide right to reject. ठीक है, for Indians. Yes, right to reject इसका मतलब ये थोड़ा नहीं इलेक्शन दोबारा करा देंगे। नोटा का मतलब ये है जैसे मतलब 1000 कैंडिडेट 1000 वैलिड वोट्स हैं, ठीक है, 999 नोट आ जाता है। एक वोट भी अगर किसी कैंडिडेट को पड़ा है ना तो वो विनिंग कैंडिडेट होगा, तो राइट टू रिजेक्ट तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट करेक्ट बोला है, तो स्टेटमेंट 2 हमारा जो है करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 14th है, और सेम चीज़ इन्होंने भी एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करी है जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है। तो एज सच इसमें कोई भी रीडिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ईवीएम एंड नोटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, फैब 2020 का ये आपका टॉपिक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद सीधे नीचे आ जाओ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर है तो करेक्ट मतलब आंसर पूछेगा आपको, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन रजिस्टर में ऐसा नहीं होता, वो एनआरसी होता है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पेनलाइजिंग दोज हु लीक द डेटा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिटीजनशिप विल बी रिवोक्ड इफ वंस इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से अगर ये करेक्ट पूछा है तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए। NPR इज रजिस्टर्ड ऑफ द यूजुअली रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, जो भी हमारे देश में रह रहे हैं। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट द लोकल विलेज सब टाउन सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003।
usually resident is the citizenship defined for the purposes of the NPR as a person who has resided in local area for past 6 months or more, or a person who intended to reside in the area for next 6 months. The law compulsorily seek to register every citizen of India and issue a national identity card during the NPR. A respondent will not required to produce any documents. जब डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो किसकी सिटीजनशिप ले लोगे? NPR इंफॉर्मेशन विल बी सेल्फ अटेस्टेड. आपने जो बोल दिया हमने मान लिया जनाब, आप सही हो. That is, whatever information is provided by the respondent will be deemed correct and no document or biometric will be required. ठीक है. It will possible that some names are missed in NPR, still their citizenship will not be revoked because this is not the process of NPR. And जो मैंने आपको बोला था, the NRC is different process. No safeguard have been built in the NPR process for any leakage or unauthorized access to NPR data. ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे. जन 2020 में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे रहा था टॉपिक. कहाँ पे रहा था वो आपको पता ही है, इतना कंट्रोवर्शियल है कि नहीं बोल सकते. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स. NRC आ गया, फेवरेट शाहीन बाग. It was introduced to identify illegal migrants from Bangladesh and recognize the Indian citizens in Assam. ठीक है, और मेरे हिसाब से ये करेक्ट है. Assam is the only state having arrangement for this register. Currently तो आसाम ही है अभी तक. बाकी आपको पता होगा हमारे PM ने ऑलरेडी बोल दिया था कि अभी पूरे कंट्री में करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई मूड नहीं है. हालांकि हमारे होम मिनिस्टर जी तो चिल्ला के कह रहे थे कराएंगे. इसकी वजह से इतना सारा सब कुछ बवाल हुआ था शाहीन बाग में. बट बाद में इतना ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है. हालांकि PM ये भी बोल रहे थे ऐसा कोई डिटेंशन सेंटर भी नहीं बनाया, बट स्टिल लोग कहते हैं आसाम में है. मैं तो पर्सनली नहीं गया हूँ देखने, क्या है सच नहीं पता. It was first prepared in 1971 in the wake of Bangladeshi liberation. नहीं, 1971 में नहीं है, ये डेट थी, मतलब ईयर था, बेस ईयर. तो स्टेटमेंट थर्ड जहाँ है हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे. हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट है. सॉरी, मैं स्टेटमेंट सही से नहीं पढ़ पाया था. इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1971 इन द वेक ऑफ बांग्लादेशी लिबरेशन. जब बांग्लादेश में ना, मतलब आपको पता होगा बहुत सारे लोग, मतलब वो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था. उस टाइम ना बहुत ज़्यादा ना पाकिस्तानी आर्मी थी, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म कर रही थी, जिसकी वजह से लोग भाग के 1971 में इंडिया आ रहे थे. उस टाइम युद्ध भी हो रहा था, आपको पता ही होगा उस टाइम. इसके बाद 1971 के बाद वॉर के बाद जो है बांग्लादेश एज अ फ्री नेशन जो है डिक्लेयर हुआ था. इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा. ठीक है, A person will lose his her citizenship if he or she voluntarily surrender his citizenship, the government withdraw his citizenship, he or she voluntarily accept the citizenship of country. All the statement are correct. एक बार सेल्फ रेटिंग रिक्वायर्ड मैं लिख देता हूँ. आप पढ़ लेना एक बार, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये आप लोगों के लिए. तो ऐसा मुझे लगता नहीं इसमें कुछ आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा, मतलब इसमें कुछ नया मिलेगा. इवन ये आपके मेंस में आंसर फ्रेम करने का काम आएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है न्यूज़पेपर में ऑलरेडी था. बट ऐसा नहीं है कि ये कहीं और पे आपको, मतलब प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाले.
बट स्टिल आप एक बार ना एक्सप्लेनेशन को भी मैं लिख देता हूँ। सेल्फ रीडिंग इज रिक्वायर्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आ जाओ नीचे। करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है? ओ भाई साहब, करेक्ट पूछ रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड द ड्यूअल। अरे भाई, ड्यूअल सिटीजनशिप तो इंडिया में है ही नहीं, क्या बोल रहे हो? गलत है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड फॉर द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप एक्ट। क्या बोल रहा है भाई, 90s का मामला। चलो कोई नहीं, तो इस हिसाब से डी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें भी ऐसा कुछ पढ़ाने लायक नहीं है कि कुछ आपको नया बता दिया जाएगा। बस ये कॉमनवेल्थ वाला जो पॉइंट है ना उसको देख लो, बाकी सब तो आपको पता ही होगा। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड फॉर द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू विच एवरी पर्सन हु इज अ citizenship of a commonwealth country shall be by virtue of the citizenship have the status of commonwealth citizenship in India, but this provision was repealed by the Citizenship Amendment Act 2003, hence statement 2 is incorrect। जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी ना, तो कॉमनवेल्थ नेहरू जी ज्वाइन करना चाहते थे, बाकी लोग उनको मना कर रहे थे, बट ये एक मैच्योर डिसीजन था, उन्होंने बोला नहीं हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वरना वाकई में हमारी कंट्री बहुत पीछे रह जाती। तो ये फेब 2020 का एक ट्रेंडिंग टॉपिक था। इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है आप पढ़ेंगे 1955, 1986 एंड 2015, ये आपको रीडिंग रिक्वायर्ड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2009 इज इनकरेक्ट। ठीक है, आपको क्या बताना है? अब देखो, टॉपिक को समझने की कोशिश करो। ये देखो, अब ये बोल रहा है क्या इनकरेक्ट क्या है। इट अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2009 बाय प्रोवाइडिंग अ इंडियन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट्स। ऐसी कोई बात ही नहीं रही भाई, इलीगल माइग्रेंट्स की तो बात ही नहीं हो रही है। कुछ एक ऐसी जाति, मतलब बोल सकते हो पर्टिकुलर कुछ रिलीजन के लोग हैं जो अपनी कंट्री में माइनॉरिटी होने की वजह से उनके बहुत ऊपर जुर्म हो रहा था, जिस वजह से लोग यहाँ पे आ रहे थे, वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कंसीडर हुए हैं, उनको सिटीजनशिप देने की बात हो रही थी। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है ये, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, बट बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इट्स एक्सक्लूड द तमिल रिफ्यूजी फ्रॉम द श्रीलंका। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो है श्रीलंकन तमिलियंस को मतलब रिजेक्ट, मतलब रिफ्यूज कर रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम रिलीजन हैड बीन ओवरली यूज्ड एज अ क्राइटेरिया फॉर द सिटीजनशिप। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, मैं सॉरी बोलना भूल गया ऊपर। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। ये भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। तो कंप्यूटर जी लॉक किया जाए, और हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। एज सच इसमें कंट्रोवर्शियल है, मेंस में आंसर फ्रेम करने के काम आएगा। और इसका कोई काम नहीं है। ये मैंने आपको तीनों आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट ऑलरेडी बोला है रीड करने के लिए। ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मेरे हिसाब से यूपीएससी निगलेक्ट करेगा, बट प्रीलिम्स में इसका मतलब इतना ज़्यादा चांस नहीं आने का। बट स्टिल हम ह्यूमन बीइंग्स का ना बड़ा बैड लक होता है, जो छोड़ के जाते हैं वही आता है। सेल्फ रीडिंग इज़ रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फ रीडिंग जहाँ जहाँ बोल रहा हूँ आपको कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें ना ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मत कंप्लेन करना कल को कि नहीं आपने बताया ही नहीं, इसके साथ बोल रहा हूँ, पढ़ भी लेना। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे बताना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। अगर आप नए हो, वीडियो को लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप। ठीक है, बुरा क्या लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम लोग इसमें इम्प्रूव कर सकें। और वीडियो अच्छी लगी तो बाकी लोगों के साथ आप शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप ऑलरेडी टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप वहाँ से पूछ सकते हैं। मेरे अलावा बहुत सारे एजुकेटर्स वहाँ पे होंगे आपकी हेल्प करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कई बार ये भी हो सकता है मैं अवेलेबल नहीं रह सकता,
कुछ पर्सनल वजह से मैं इवन आपकी लाइव क्लास भी कुछ दिनों के लिए मतलब कह सकते हो कि पोस्टपोन कर रहा हूँ। मैं रिकॉर्डेड सेशन ही दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं, अगर मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा कोई ना कोई एजुकेटर आपकी हेल्प ज़रूर करेगा वहाँ पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, और आपको कोई क्वेरी है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे बताना मत भूलें। तो जल्दी से जाओ और कमेंट करो, ठीक है। और कोई सजेशन है तो वो तो मोस्ट वेलकम है उसके लिए, अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अब भाई हम कल जो है ना अराउंड, आज तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने क्वेश्चन कितने लिए हैं 20, जिसमें से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कल लिए थे। अराउंड 15 क्वेश्चन हम लोगों ने आज लिए हैं। कल से आपके क्वेश्चन जो है इंक्रीज रहेंगे, अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन हम लोग लेंगे कल के सेशन में, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।